In the name of Almighty God, the gracious, the merciful, respected students, follower, friends, I'm your host, lecturer, presenter, Sarana. Our contact number is 03056319464. You can visit our YouTube channel, the ESL Academy of Linguistic and Literature by Sarana. Go to YouTube bar, type the ESL Academy. Subscribe, like our channel. You can visit our blog ranasarliterature.blogspot.com, or you can even visit our page PhD MPhil Linguistic and Literature by Sarana. You can even visit our group, Facebook group, PhD MPhil Linguistic and Literature. Respected students, today we are going to discuss Henry Fielding. We will discuss the life of Henry Fielding and one of his novel Joseph Andrew. In Joseph Andrew, we will discuss the life of the protagonist. This is in fact the name of Joseph Andrew. The full name of Joseph Andrew is the story of the adventure of Joseph Andrew and his friend Mr. Abraham Adam. Mr. Abraham Adam and Joseph, they're both friends. They're in fact going to journey, and wherever they're going, they're revealing society. They are revealing a society. They are exposing society. So here we'll learn the life of Joseph Andrew and his friend Abraham Adam. In the farm of Abraham Adam, we've got comic relief in our novel. This novel is a long narrative novel, and you can say that it is epic in prose. Henry Fielding himself once said, "I have written an epic in prose." हेनरी फील्डिंग कहते हैं कि मैंने ये एपिक इन प्रोज लिखा है. मेरा वर्क इनफैक्ट एपिक इन प्रोज है. अपने नावल को क्या कहते हैं? इट इज एन एपिक इन प्रोज. उस वक्त जैसे विलियम शेक्सपियर भी मौजूद थे, क्रिस्टोफर मार्लोव भी मौजूद थे. तो क्रिस्टोफर मार्लोव, विलियम शेक्सपियर वो पोएटिक फॉर्म में ड्रामा को लिख रहे थे, ब्लैंक वर्स में लिख रहे थे. तो फर्स्ट टाइम हेनरी फील्डिंग ने एपिक इन प्रोज का दावा किया कि मैंने नसर में लिखा है एक एपिक को. तो डेफिनेटली जब वो एपिक आएगा तो एपिक के साथ और भी स्टोरीज मौजूद होंगी. तो एक एपिक है जिसमें एक हीरो है जो लॉन्ग जर्नी करता है, और वो लॉन्ग जर्नी करते हुए सोसाइटी को, उस वक्त की जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है हेनरी फील्डिंग की, उसको एक्सपोज करेगा. उस वक्त एक और नॉवेलिस्ट भी मौजूद था, उसका नाम था रिचर्डसन. रिचर्डसन ने उस वक्त एक नावल लिखा था फामिला. उस पामिला नावल की ये पैरोडी है. जैसे कोई शख्स किसी की पैरोडी करता है, किसी का मजाक उड़ाता है, तो उसी के रिएक्शन में ये नावल लिखा गया था. वो नावल था फामिला, जिसमें एक फीमेल औरत की, एक फीमेल गर्ल की, एक फीमेल थी, एक लड़की थी, उसकी चेस्टी और विर्जिनिटी को शो किया गया कि वो उसने अपनी विर्जिनिटी को, चेस्टी को किस तरह एक ड्यूक, एक लॉर्ड से कैसे बचाया था. क्योंकि वो उसे सेक्सुअल और फिजिकल होना चाहता था उसके साथ, उसने अपनी विर्जिनिटी और अपनी चेस्टी को उससे बचाया, और कंटिन्यूसली अपने पेरेंट्स को खत लिखती रहती थी कि इस तरह उसका जो मालिक है, उसका जो ओनर है, उसका जो बॉस है, उसे इनवाइट कर रहा है फिजिकल होने में, तो किस तरह वो उससे बच रही है. हेनरी फील्डिंग की लाइफ है, लिख लें, अप्रैल 22, 1707 को ये पैदा हुए हैं. हेनरी फील्डिंग लिख लीजिए, 22 अप्रैल 1707, 1707 में पैदा हुए हैं इंग्लैंड के अंदर. अक्टूबर 8, 1754 को इनकी डेथ हुई है. 1754 में इनकी डेथ हुई है. 18th सेंचुरी के ग्रेट नॉवेलिस्ट, प्ले राइट और एक लॉयर जो हैं, एक बैरिस्टर जाने जाते हैं. ही वर्कड एज अ लॉयर, नॉवेलिस्ट, प्ले राइट.
लेकिन इनका कोई भी प्ले जो है वो परफॉर्म नहीं हुआ। उस वक्त के इन्होंने सैटिरिकल वर्क किया है, सैटिरिकल मीन कि स्टायर किया है, तो उस वक्त के जो किंग थे वो इसको लाइक नहीं करते थे, क्योंकि ही वाज राइटिंग अगेंस्ट देम एंड इवन दे वर अगेंस्ट हिम। इसको रिचर्डसन, और सुन लीजिए गौर से लिख लें ये पॉइंट, रिचर्डसन और हेनरी फील्डिंग को जाना जाता है कि दे आर द फाउंडर ऑफ द नॉवेल्स। इससे पहले 18वीं सेंचुरी से पहले नावल नहीं था। इससे पहले किस में वर्क हो रहा था? स्टोरीज में वर्क हो रहा था, ब्लैंक वर्स में वर्क हो रहा था, पोइट्री में वर्क हो रहा था, यही कुछ वर्क हो रहा था। लेकिन ये जो लिटरेरी जॉनरा है, स्पेशली नावल, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर हेनरी फील्डिंग एंड रिचर्डसन। रिचर्डसन और हेनरी फील्डिंग के ये बाद में ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था। हेनरी फील्डिंग से पहले कोई नावल नहीं था, रिचर्डसन से पहले कोई नावल नहीं था। दैट दे वर द पायनियर इन इंट्रोड्यूसिंग द नावल, लिटरेरी जॉनरा। इसको इंट्रोड्यूस करवाने में दो जो राइटर हैं, रिचर्डसन और हेनरी फील्डिंग, इनका हाथ है। हम इनकी लाइफ भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फामिला। फामिला जो है ये 70, 39 और 40 में लिखा गया था। जैसे कि जोसेफ हेनरी हमने देखा कि 7042 में ये लिखा गया। 7039 को पामिला नामी नावल किसने लिखा? रिचर्डसन ने लिखा। और 7039 और 7040 में इसको लिखा गया और 1744 में इसको पब्लिश करवाया गया। लिख लें, रोमांस नावल था। सैमुअल रिचर्डसन इसने इसको लिखा था। इसकी सेटिंग जो है बेडफोर्डशायर इंग्लैंड में रखी गई थी। पमीला एक मैड सर्वेंट थी और एक लेडी बी जो अरिस्टोक्रेटिक लेडी थी इसके अंडर काम करती थी। और लेडी बी की डेथ होने के बाद उसका जो बेटा था मिस्टर बी, इसके अंडर ये ओवरऑल जितने भी मुलाजिम थे फिर इसके अंडर आ गए। अब पमीला चूंकि पुअर गर्ल थी, अपने पेरेंट्स का भी पेट पालती थी और वर्क कर रही थी उस ऑफिस में, तो ये अल्टीमेटली जब इसको मिस्टर बी देखता है तो ये बड़ी ब्यूटीफुल बट पुअर गर्ल होती है, ये इसको लाइक करने लग जाता है। इसे ऑफ एंड ऑन इससे प्राइवेट होने की कोशिश करता है, इसे इनवाइट करता है कि यू शुड हैव सेक्सुअल रिलेशन विद मी, बट शी वॉज फॉलोइंग द क्रिश्चियनिटी। शी रिजेक्टेड ऑल द टेम्पटेशन व्हाट एवर ही वॉज टेम्पटिंग हर। उसने अपनी चेस्टी की, अपनी वर्जिनिटी की हिफाजत की। इस नावल का दूसरा नाम भी है विर्च्यू इज रिवार्डेड, कि अगर आप विर्चुअस होते हैं तो आप रिवार्डेड होते हैं, आपको रिवार्ड मिलता है एज लॉन्ग एज यू स्टे विर्चुअस, वर्जिन, चेस्टफुल। तो वो अपनी वर्जिनिटी की कंटिन्यूसली उस ड्यूक से, उस बॉस से हिफाजत करती रहती है, वो उसे इन्वाइट करता रहता है। इवन कि वो तंग आ जाता है, उसकी बात नहीं मानती तो वो उसे एक और जगह पे भेज देता है इंग्लैंड की, और वहां पे उसे ब्लैकमेल करता रहता है अल्टीमेटली। उसके घर खत लिख देता है कि उसको मैंने किसी और जगह पे भेज दिया है। वहां पे एक लेडी होती है अल्टीमेटली जो बड़ी रूड लेडी होती है जिसके साथ इसे रहना होता है, और फिर एक दिन ये उसे इनवाइट करता है सेक्सुअल रिलेशन के लिए, वो रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद ये अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है कि मेड की फॉर्म में, तो उसके साथ सोने की कोशिश करता है। तो अल्टीमेटली फामिला को पता चल जाता है फिर, तो वो अपनी सांसें बंद कर लेती है। शी शोज एज दो शी हैड डाइड। उस पर इसको बड़ा दुख होता है कि आज के बाद वो इसे तंग नहीं करेगा। वो अल्टीमेटली फैसला करता है कि वो इससे शादी कर लेगा। फामिला को पता चलता है, कोई फॉर्च्यून टेलर बताता है कि ये तुमसे फेक शादी करेगा, तो उससे बड़ी मुहतात रहने लग जाती है। वो खत लिखती है और एक फ्लावर, एक फूल होते हैं उनके अंदर ये डालती रहती है, और वहां से जो उसकी सर्वेंट होती है जो उसके साथ रह रही होती है वो सारे उठा के उसको दे देती है मिस्टर बी को। मिस्टर बी सारे लेटर पढ़ लेता है और उसकी मेंटेलिटी को देख के बड़ा दुख होता है कि वो इसके खिलाफ ऐसे सोचती है। तो अल्टीमेटली वो उसे कहता है कि तुम अपने पेरेंट्स के यहाँ जाना चाहती हो तो चली जाओ। वो अपने पेरेंट्स के यहाँ जाती है तो उससे पीछे से खत लिखता है मिस्टर बी कि वो बहुत बीमार है और वो उससे शादी करना चाहता है, और सीरियसली ही इज नॉट लाइक दैट। तो वो उसे दोबारा मिलने के लिए आती है, वो उसे ऑफर करता है कि ही विल गिव एवरीथिंग, हर बिजनेस, हर
हर मनी, हर स्टेटस, एवरीथिंग, बट ही विल मैरी। पहले तो वो सोशल स्टेटस से डर रहा होता है, वो उससे शादी कर लेता है। अल्टीमेटली वो जो उसे कहता है वो अल्टीमेटली उसकी बात मान लेती है, वो सेक्सुअल भी हो जाती है उसके साथ। अल्टीमेटली दे गॉट मैरिड। उसके ऊपर रिएक्शन के तौर पर हेनरी फील्डिंग को गुस्सा आता है कि अगर आपको वो फिजिकल होने के लिए कहता है तो आप नहीं मानती, क्योंकि वो आपको चीजें ऑफर नहीं कर रहा, अपना स्टेटस और उसने सब कुछ, अपनी मनी, दौलत, सब कुछ नहीं दिया। एज लॉन्ग एज उसने शादी का दावा नहीं किया, आपने उसके साथ रिलेशन नहीं बनाया। तो जैसे ही उसने ऑफर की कि आई विल गिव एवरीथिंग टू यू, यू स्टार्टेड हैविंग ए रिलेशन। It mean you got hypocrisy. He says that you are having hypocrisy. That is how the character is having hypocrisy. तो उसी के रिएक्शन में इसने एक मेल कैरेक्टर लिया, जोसेफ की चेस्टी को इसमें शो किया जाता है कि जोसेफ बहुत चेस्टफुल बॉय है और उसको डिफरेंट लेडीज, वहां पे मेल जो है वो सड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे फीमेल जो है एक चेस्टफुल बॉय को सड्यूस कर रही हैं। ये हम देखेंगे इसके नावल के अंदर। इसकी लाइफ तरह सुन लीजिए हेनरी फील्डिंग की, ताकि हम मजीद आगे चल सकें। ये नॉवलिस्ट 18th सेंचुरी के नॉवलिस्ट जाने जाते हैं हेनरी फील्डिंग। इससे पहले कॉमेडी, ट्रेजेडी और एपिक थी। ही इज amongst those who are the founder of the novels। ये उन नॉवलिस्ट में से है जो फाउंडर है नावल के। He said I have written, हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, तो हेनरी फील्डिंग ने कहा था I have written an epic in prose form। मैंने एक एपिक लिखी है जो कि प्रोस नसर की फॉर्म में है। एपिक होती है लॉन्ग नैरेटिव पोएम कंटेनिंग 10 to 14 बुक्स, ठीक है जी। उसमें एक हीरो होता है, हीरो एक लॉन्ग जर्नी करता है, सफर करता है, अल्टीमेटली उसका डाउनफॉल आता है और वो सफर करता रहता है। और ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती हैं जिसमें हैवी एमोनेशन और इस तरह की चीजें, बैटल, फाइट और एटसेट्रा यूज होता है। ये एपिक होती है। तो इससे पहले जो लिटरेरी जोनरा मौजूद था वो किस फॉर्मेट में था? वो था कॉमेडी, ट्रेजेडी, एपिक और स्टोरीज की फॉर्म में। इसने फर्स्ट टाइम इसको नावल एक एपिक प्रोज में इसको लिखा। उस वक्त शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लोव और दीगर राइटर्स जो थे वो एपिक वो लिख रहे थे किस में, वर्सेस की फॉर्म में, वो ब्लैंक वर्स में लिख रहे थे। तो इसने एक न्यू जॉनरा क्रिएट करने की कोशिश की। फील्डिंग ने रिचर्डसन के नावल फामिला की पैरोडी लिखने की कोशिश की। जोसेफ हेनरी को 1742 में लिखा गया, जो कि पामिला जो है वो 1740 फर्स्ट नावल जो था पामिला 1740 में लिखा गया, और उसको डेफिनेटली 1742 जो है उसके बाद में ही आया, तो ये उसका रिएक्शन था, उसकी पैरोडी थी। टॉम जॉन इसने 1749 में लिखा, और अमीलिया जो है 1751 में। ये 3 नावल जो हैं इसने लिखे हैं, लिख सकते हैं आप। पहला नावल जोसेफ एंड्रयू 1742 में लिखा है, जो कि 1740 में जो पामिला रिचर्डसन ने लिखा था उसका रिएक्शन था या उसकी पैरोडी थी। दूसरा नावल इसने 1749 में लिखा, टॉम जॉन, TOMJONES, जोन्स, टॉम जोन्स। तीसरा अमीलिया, AMELIA, एमिलिया 1741 में लिखा, 1751 में। अब दीगर जो इसकी लाइफ है मजीद देखते हैं। सपोज इसकी जो वाइफ थी उसका नाम है शार्लट क्रैडॉक। 1734 में शादी की। शार्लट लिखने CHARL, शार्लोट, CHARLOTTE। शार्लोट जो है वो इसकी वाइफ है। 1734 में इसने उससे शादी की। शार्लट ने इसका बहुत ज्यादा साथ दिया क्योंकि इसकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए। शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, लेकिन कोई काम नहीं है। छोटा मोटा जो राइटिंग का वर्क था उसी से गुजारा होता था घर का। बहुत सारी इसने सफरिंग देखी है अपनी लाइफ में। पैरोडी ऑफ पामिला जो है वो इसने लिखी। मैंने पहले भी आपको बताया 1740 में जो पामिला लिखा गया था उसकी पैरोडी इसने लिखी। पैरोडी में इसने 2-3 दफा लिखने की कोशिश की। उसको अनोनिमसली लिखा, अपना नाम नहीं इसने दिया। अल्टीमेटली जोसेफ एंड्रयू को नाम मिल गया। एन अपॉलजी फॉर द लाइफ ऑफ द मिसेस शमीला।
शमीला एंड्रयू, ये 1741 में लिखा था, लेकिन इसे अनोनिमसली इसने लिखा था, यानी ये पैरोडी उसकी लिखने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाम अपना नहीं देता था। जोसेफ एंड्रयू अल्टीमेटली इसने जो 1742 में जोसेफ एंड्रयू जो बाद में आता है तो उसको इसने अपना नाम दिया। अच्छा लिखिएगा, 1734 में शार्लट से शादी की। शार्लट जो थी उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा साथ दिया, घर में बहुत सारी अप्स एंड डाउन भी आए और ये इनके साथ रही। अल्टीमेटली शार्लट जो है इसकी लाइफ में 3 ट्रेजिडीज आती हैं। इसके फादर की डेथ होती है, डॉटर की डेथ होती है, फिर वाइफ की डेथ हो जाती है। लिखिएगा, फादर की डेथ 1741 में हुई। हेनरी फील्डिंग बहुत परेशान हो गए, काम वाम छोड़ दिया और घर के भी हालात बड़े टेंस हो गए। फिर इनकी डॉटर की डेथ होती है, एक बेटी की डेथ होती है 1742 में। फिर 1744 में फॉरवर्ड दिस डेथ फॉरवर्ड अनदर डेथ, हिज वाइफ डेथ 1744 में, यानी 1744 में 1744 में इसकी वाइफ की डेथ होती है जो कि बहुत बीमार थी और इसके पास पैसे तक नहीं थे कि उसका इलाज करवा सके। ही सफर्ड, समवन हेल्प्ड हिम, किसी फ्रेंड ने इसकी हेल्प की। तो कुछ सालों के बाद हेनरी फील्डिंग जो है लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं अपनी एक बेटी के साथ, और प्लस जो उसकी मेड थी इसकी वाइफ की, उसका नाम था मैरी डैनियल। 1744 में इसकी वाइफ की डेथ हुई और फिर अपनी बेटी और एक जो मेड सर्वेंट थी घर की उसके साथ ये लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं। लंदन में रहना शुरू कर देते हैं फ्लैट में, वहां पे वर्क भी करते हैं, नावल